हिंदी अध्याय 106 योग्यता मूल्यांकन। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। गोल्डन सन प्रांत का योग्यता मूल्यांकन सेंट्रल ट्रेडिंग हॉल के पास स्थित गोल्डन सन कॉलेज के जिम में आयोजित किया गया था। ये कई मंजिलों वाला एक विशाल हॉल था जिसका उपयोग आमतौर पर गोल्डन सन कॉलेज के छात्र करते थे। आज जिम को सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी के आवेदकों के लिए आरक्षित किया गया था। गोल्डन सन प्रांत के सभी हिस्सों से आवेदकों ने सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी में आवेदन किया, लेकिन वहां केवल कुछ हजार सीटें ही थीं। गोल्डन सन प्रांत में पहले से ही लगभग 100,000 आवेदक थे। एलिरा में ये संख्या लाखों में थी और पूरे सौर मंडल में तो इससे भी कहीं अधिक थी। बेशक अधिकांश लोगों ने एक साथ कई अकादमियों और विश्वविद्यालयों में आवेदन किया, लेकिन सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी के लिए आवेदकों की संख्या बिग 5 विश्वविद्यालयों और ग्रेड 3 अकादमियों में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या के बराबर या उससे भी अधिक थी। माइकल शायद इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसने सिर्फ सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी में आवेदन किया था। असल में उसने आवेदन भी नहीं किया था, एलिस ने उसके लिए आवेदन किया था। पहले तो वह एलिस के कार्यों के खिलाफ था और उसे लगता था कि वह उसके मामलों में बहुत ज्यादा दखल दे रही है, लेकिन अब वह उसके प्रति आभारी था। सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी उसे तीसरे युग से पहले की प्राचीन भाषाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करेगी। जब माइकल गोल्डन सन कॉलेज के जिम के सामने पहुंचा तब तक उसे थोड़ी देर हो चुकी थी। ट्रेनिंग सेंटर में कई घंटों तक कसरत करने के बाद माइकल को थोड़ा और खाना चाहिए था। उसने उन सभी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान जरूरत से ज्यादा पोषण और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लिया था। खाली पेट किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होना अशुभ संकेत होता है। उसका भाई उसे हमेशा यही कहता था। इस तरह उससे थोड़ी देर हो गई और वह 5 बेहद लंबी कतारों को खाली निगाहों से देखता रहा। शक्तिशाली साहसी और सरदार हर कतार की सावधानीपूर्वक सुरक्षा कर रहे थे। वे अंगरक्षक थे जिन्हें आवेदकों को बाहरी खतरों से और आपस में एक दूसरे से बचाने के लिए नियुक्त किया गया था। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी लाइन न तोड़े और सब कुछ सुचारू रूप से चले। माइकल को पूरा यकीन था कि प्रत्येक कतार में 1 दर्जन शक्तिशाली साहसी लोगों का पहरा देना आवश्यक नहीं था, लेकिन वह जल्द ही गलत साबित हुआ। आवेदकों को गोल्डन सन कॉलेज के जिम में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले उन्हें पहले कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होता था। आवेदक के रिकॉर्ड देखने के लिए उनकी आईडी को स्कैन किया जाएगा, उनका अंतिम स्कोर नोट किया जाएगा और उनकी हड्डियों की उम्र का परीक्षण किया जाएगा और उनकी युद्ध प्रतीकों के ऊर्जा स्तर से तुलना की जाएगी। यदि बहुत सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड होते, अंतिम अंक बहुत कम होते या छात्र में अपनी उम्र के हिसाब से ऊर्जा की कमी होती, तो आवेदक को गोल्डन सन कॉलेज के जिम में प्रवेश नहीं दिया जाता। ये कठोर था, लेकिन वास्तविकता भी ऐसी ही थी। माइकल को नहीं लगता था कि अगर छात्रों को पता चल जाए कि सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी बेकार है तो वे वहां आवेदन करेंगे। हालांकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। 10% आवेदक मुश्किल से गोल्डन सन कॉलेज के जिम में प्रवेश करने की आवश्यकताओं को पूरा कर पाए, और जो लोग जिम में प्रवेश करने में असफल रहे वे या तो जोर से चिल्लाते थे, अपनी शिकायतें इतनी जोर से बोलते थे कि हर कोई सुन सके, या खून के प्यासे पागलों की तरह बेकाबू हो जाते थे। कुछ ही छात्र चुपचाप सिर झुकाए चले गए, अधिकांश को अंगरक्षकों द्वारा उठाकर ले जाना पड़ा। यह माइकल के लिए चौंकाने वाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस जिम में प्रवेश करना इतना मुश्किल होगा जहां असल में योग्यता मूल्यांकन शुरू होना था। मुझे जिम के दरवाजे को पहली बाधा समझना चाहिए। योग्यता मूल्यांकन तो सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी में आवेदक बनते ही शुरू हो गया। माइकल ने कतार में खड़े होते हुए मन ही मन सोचा। माइकल ने सोचा था कि उसके आगे खड़े सैकड़ों लोगों को या तो बाहर निकाल दिया जाएगा या जिम में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन दोपहर के भोजन का समय भी नहीं हुआ था कि आखिरकार उसकी बारी आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह आवेदन करने वाले अंतिम आवेदकों में से एक था। उसके पीछे कोई भी कतार में नहीं लगा था। अपनी आईडी यहां स्कैन करें और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं, एक तटस्थ आवाज ने उससे कहा। उसके सामने खड़ी महिला थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उसे कुछ और छुट्टियों की जरूरत है और अब घर जाने का समय हो गया है। माइकल ने अपना लॉर्ड आईडी निकाला और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। लॉर्ड आईडी को स्कैन किया गया और उसके रिकॉर्ड और अंतिम परीक्षा के अंक दोनों दिखाए गए और योग्यता मूल्यांकन के दौरान उपयोग की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उनकी पूरी तरह से जांच की गई। कुछ सेकंड बाद माइकल को अपना लॉर्ड आईडी फिर से प्राप्त करने की अनुमति मिल गई और थकी हुई महिला के सामने 3 सूचनाएं दिखाई दी। अंतिम परीक्षा का स्कोर 584 अंक उत्कृष्ट।
आपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं। मानवता के लिए खतरे का स्तर 0। मुझे तो ठीक लग रहा है, उसने बेपरवाही से कहा। अगले ही पल उसका हाथ माइकल की फैली हुई बांह की ओर बढ़ गया। इस गर्माहट का विरोध मत करो। मैं अपनी सोलिट्रेट का उपयोग करके तुम्हारे ऊर्जा स्तर और तुम्हारी हड्डियों की उम्र का पता लगा रहा हूं। जैसे ही उसके शब्द माइकल के कानों तक पहुंचे, उसे अचानक अपनी बाह में एक गर्माहट महसूस हुई। ये ताजगी और सुकून देने वाली थी। लेइला, नोट कर लो कि आवेदक की अस्थि आयु के अनुसार वह इस महीने 18 वर्ष का हो गया है। अस्थि आयु और उसके युद्ध चिन्ह के प्रकट होने का समय दोनों ही उसके लॉर्ड आईडी पर अंकित जन्मतिथि से मेल खाते हैं। महिला ने रुकने से पहले कहा। शायद किसी को यह मुद्दा न लगे, लेकिन ये बेहद जरूरी था कि अस्थि आयु, आईडी की जन्मतिथि और युद्ध चिन्ह के प्रकट होने का समय एक दूसरे से मेल खाएं। इन सभी आंकड़ों का मेल खाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कई बड़े परिवार फर्जी आईडी बनाकर अपने वंशजों की अस्थि आयु को रोककर आदि तरीकों से बड़े विश्वविद्यालयों और अकादमियों को धोखा देने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि सबसे शक्तिशाली परिवारों की हर संतान असाधारण नहीं होती थी। ये संभव ही नहीं था, यहाँ तक कि अनगिनत संसाधनों, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों और युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के विभिन्न अन्य तरीकों के बावजूद भी नहीं। हालांकि सबसे शक्तिशाली परिवारों और सबसे प्रभावशाली कुलों को ये सुनिश्चित करना था कि उनकी प्रतिष्ठा को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचे। उनके वंशजों को प्रतिभावान के रूप में जाना जाना चाहिए था, न कि निम्न स्तर के और कमजोर के रूप में। यही कारण है कि उन्होंने अपने प्रतिभाहीन वंशजों को दूसरों की तुलना में अधिक समय तक अध्ययन और प्रशिक्षण देने के लिए हर संभव प्रयास किया, इससे पहले कि उन्हें जागृत योद्धाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करनी पड़े, जिन्होंने अपने युद्ध प्रतीक को बहुत बाद में प्रकट किया था। ये व्यवस्था कुछ समय तक तो चली, लेकिन फिर कुछ परिवारों के दुराचार का पर्दाफाश हो गया। योग्यता मूल्यांकन में इस्तेमाल की जाने वाली धोखाधड़ी के जवाब में परीक्षणों को बदल दिया गया और उन्हें अधिक कठोर बना दिया गया, जिससे सिस्टम को धोखा देना लगभग असंभव हो गया। लेकिन थकी हुई महिला के रुकने का कारण कुछ और ही था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि माइकल सिस्टम को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। महिला ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्कैन पूरा करते समय माइकल का हाथ गर्म होता जा रहा था। इसी दौरान एआई की आवाज सुनाई दी। ध्यान दिया गया। अस्थि आयु और जन्मतिथि मेल खाती हैं। आवेदक का जन्म 18 वर्ष और 17 दिन पहले हुआ था। ऊर्जा स्तर संबंधी डेटा अभी भी अनुपलब्ध है। सबसे निचले स्तर 1। तुमने काफी तेजी से तरक्की की, बुरा नहीं है। तुम अभी भी लॉर्ड हो। बहुत बढ़िया, थकी हुई महिला ने कुछ देर बाद कहा। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। इसके बाद महिला ने मूल्यांकन फॉर्म पर उसके नाम के साथ उसकी ऊर्जा का स्तर दर्ज कर लिया। आप अंदर जा सकते हैं। शुभकामनाएं। माइकल ने थकी हुई महिला को देखकर मुस्कुराया और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर वह गोल्डन सन कॉलेज के जिम के अंदर चले गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहली बाधा पार कर ली। यह उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में काफी मेहनत की थी। उसकी मेहनत की वजह से अंतिम परीक्षा में उसके अंक अच्छे आए थे, और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि उसने अपने सहपाठियों को कभी पीटा नहीं था। माइकल ने वर्षों तक बिना किसी बदले की भावना के उनकी बदमाशी सहन की। आखिरकार उसे इसके लिए सराहना मिली, भले ही वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता से ही क्यों न मिली हो। बीते समय का कोई महत्व नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि उसने ये मुकाम हासिल कर लिया था और उसने अतीत के उन विचारों को अपनी इच्छाशक्ति को कमजोर नहीं करने दिया था। शायद दूसरों के लिए यह महत्वपूर्ण न हो, लेकिन माइकल को गर्व महसूस हो रहा था। गोल्डन सन कॉलेज के जिम के अंदर माइकल को अगले स्टेशन पर ले जाया गया। उनके रक्त का नमूना लिया गया और कुछ कर्मचारी कुछ मशीनों के साथ उनके पास आए। कृपया चिंता न करें महोदय, हम आपके शरीर से कुछ जोड़ेंगे ताकि आपकी आत्मा की शक्ति का परीक्षण कर सकें। कृपया विरोध न करें और अपनी आत्मा की शक्ति का पूरा उपयोग करें। हम आत्मा की विशेषता की शक्ति का परीक्षण करना मानव जाति द्वारा सैकड़ों वर्षों में विकसित की गई तकनीक के कारण ही संभव हो पाया। इसका परीक्षण बहुत कम किया जाता था क्योंकि अतीत में इसके परिणाम कभी सटीक नहीं रहे थे। ये स्थिति पिछले दशक की तकनीकी प्रगति के साथ ही बदली है। आत्मा की विशेषताओं द्वारा उत्सर्जित आत्मा शक्ति को समझने के लिए एक परीक्षण उपकरण बनाया गया था। हालांकि परीक्षण उपकरण पूरी तरह से सटीक नहीं था। ये सोलिट्रेट की स्टार रेटिंग या लॉयल्टी के कितने लिंक्स ने लॉर्ड की सोल पावर को बढ़ाया, इसका निर्धारण नहीं कर सका। माइकल के साथ कई मशीनें जोड़ी गईं ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि वह अपनी आत्मा की शक्ति के सबसे शक्तिशाली रूप को प्रकट करने पर कितनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है।
लेकिन माइकल टस से मज नहीं हुआ। वह एकदम अकड़ा हुआ था। माइकल नहीं चाहता था कि उसकी चारों सोल ट्रेड्स का पता चले। असल में वह तो सिर्फ एक सोल ट्रेड को ही प्रकट करना चाहता था और बाकी को गुप्त रखना चाहता था। इसीलिए सोल पावर टेस्टिंग डिवाइस के प्रकट होने से वह डर गया था। सर, आपको अपनी सोल ट्रेड का उपयोग करना होगा, अन्यथा हम आपकी सोल पावर का परीक्षण नहीं कर सकते, महिला कर्मचारियों में से एक ने कहा। उसने झुंझलाहट से उसकी ओर देखा। उसकी बात सुनकर माइकल का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं अपनी सोल ट्रेड को सक्रिय नहीं करती तो वे मेरी सोल पावर का परीक्षण नहीं कर सकते। हे भगवान, ये तो बहुत बढ़िया है। उसके पीले पड़े गालों पर फिर से रौनक लौट आए और उसने नाराज महिला कर्मचारियों को देखकर मुस्कुरा दिया। मेरे पास 2 सोलर ट्रेड्स हैं, एक 3 स्टार सोलर ट्रेड और एक 2 स्टार सोलर ट्रेड। कृपया मेरी सोल पावर का परीक्षण करते समय इसे ध्यान में रखें, माइकल ने पूरे जोश के साथ कहा और फिर उसने अपने ईगल आइज और लेसर एनहेंसमेंट सोलर ट्रेड्स का भरपूर इस्तेमाल किया। उसके शरीर से जुड़े परीक्षण उपकरण हल्की हल्की चमकने लगे और परीक्षण उपकरणों से जुड़े मॉनिटर पर कुछ संख्याएं प्रदर्शित होने लगीं। आत्मा शक्ति के 2 स्रोत पाए गए हैं। कमजोर स्रोत में 69 यूनिट आत्मा शक्ति है और मजबूत स्रोत में 169 यूनिट आत्मा शक्ति है। मॉनिटर पर काम कर रहे कर्मचारी ने थोड़ी हैरानी के साथ यह खुलासा किया। उसने माइकल की ओर देखा और अपनी आंखें सिकुड़ी। उसके बाद उसने माइकल के नाम वाला मूल्यांकन फॉर्म खोला और उसमें दर्ज जानकारी नोट कर ली। क्या डिवाइस खराब हो गया है? नाराज महिला ने पूछा। उसने अपनी दाहिनी भौं उठाए और माइकल की ओर दोबारा देखा। दोहरी विशेषता, 169 सोल पावर यूनिट्स वाला 3 स्टार सोलर ट्रेड और 69 सोल पावर यूनिट्स वाला 2 स्टार सोलर ट्रेड, और वह 18 साल का टी1 लॉर्ड है। ये तो कमाल है, मॉनिटर पर काम कर रहे कर्मचारी ने हैरानी से कहा। इस खुलासे से चकित होकर उस युवक ने तुरंत माइकल का मूल्यांकन फॉर्म खोला और माइकल के डेटा को अच्छी तरह से स्कैन करने में जरा भी देर नहीं की। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? युवक ने जोर से पूछा और माइकल की ओर मुड़ गया, जो केवल खाली भाव से उसे देखता रह गया। उसे सोल पावर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। माइकल ने सोल पावर के बारे में बस इतना ही सीखा था कि सोल पावर एक इकाई है जिसका उपयोग सोल ट्रेड की ताकत निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सोलर ट्रेड्स को न केवल उनकी स्टार रेटिंग के आधार पर बल्कि उनकी सोल पावर के आधार पर भी रैंक किया जाता था। सोलर ट्रेड्स को उस वॉर रून की परिशोधन डिग्री से पोषित किया जा सकता था जिससे वे जुड़े होते थे। वॉर रून का टियर और परिशोधन डिग्री जितनी अधिक होगी, सोलर ट्रेड उतना ही शक्तिशाली होगा। साथ ही लॉयल्टी लिंक्स की संख्या और उनकी दृढ़ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। निष्ठा के बंधन और युद्ध प्रतीक दोनों ही आत्मा गुणों की आत्मा शक्ति का पोषण कर सकते हैं, जिससे उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है। यही कारण था कि लॉर्ड्स के सोलर ट्रेड्स एडवेंचरर्स के सोलर ट्रेड्स से अधिक शक्तिशाली हो गए थे। लॉर्ड्स के पास अपने सोलर ट्रेड की सोल पावर को बढ़ाने के लिए अनगिनत लॉयल्टी लिंक्स थे, जबकि एडवेंचरर्स केवल अपने वॉरून को बढ़ाकर ही अपनी सोल पावर को मजबूत कर सकते थे। लेकिन माइकल को सोल पावर के बारे में बस इतनी ही जानकारी थी। ये हाई स्कूल में पढ़ाया जाने वाला विषय नहीं था। सोल पावर केवल लॉर्ड्स और एडवेंचरर्स के लिए ही प्रासंगिक थी और हाई स्कूल में हर कोई वॉरून प्रकट नहीं कर सकता था। फिर भी सोल पावर एक अधिक उन्नत विषय था जिसका बुनियादी ज्ञान प्राप्त किए बिना गहराई से अध्ययन नहीं किया जा सकता था। लाखों सोलर ट्रेड्स का परीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि सबसे शक्तिशाली 2 स्टार सोलर ट्रेड में 50 से अधिक सोल पावर यूनिट नहीं हो सकती। भले ही आपका 2 स्टार सोलर ट्रेड हमारे द्वारा परीक्षण किए गए सबसे शक्तिशाली 2 स्टार सोलर ट्रेड्स में से एक हो, लेकिन इससे आपके लिंक्स ऑफ लॉयल्टी और वॉर रून से काफी पोषण मिला होगा। पुरुष कर्मचारी ने कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने सोलर ट्रेड को लगातार कैसे पोषित कर पाए? अपने 2 स्टार सोलर ट्रेड को पोषित करना वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा। वह युवक जरूरत से ज्यादा उत्साहित था, जिसे माइकल वास्तव में समझ नहीं पा रहा था। उसने जो कुछ भी किया उससे ईगल आइज और लेसर एनहेंसमेंट का पर्दाफाश हुआ। क्या इसमें कोई समस्या थी? माइकल को ऐसा नहीं लगा, लेकिन कर्मचारी को इतना उत्साहित देखकर वह थोड़ा घबरा गया था। उस युवक ने केवल अपने 2 स्टार सोलर ट्रेड के बारे में बात की, लेकिन उसके 3 स्टार सोलर ट्रेड का क्या? क्या इसका कारण ये था कि 2 स्टार सोलर ट्रेड को बेहतर बनाना अधिक कठिन माना जाता था? अन्य कर्मचारियों को भी उस युवक का उत्साह समझ में नहीं आया, जिससे माइकल की उलझन और बढ़ गई। अगर उस नौजवान को पता चलता कि उसकी सोलर ट्रेड्स में कुछ गड़बड़ है, तो वह तुरंत अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देता।
अगर ऐसा होता तो उसकी अन्य सोल ट्रेट्स खासकर एक्सट्रैक्शन को छिपाने की योजना बुरी तरह विफल हो जाती। इस प्रकार परीक्षण उपकरण को उसके शरीर से अलग करने के बाद वह युवक के पास पहुंचा। क्या आप मुझे सोल पावर के बारे में और बता सकते हैं? माइकल ने पूछा। उस युवक ने जोर से सिर हिलाया और उत्साह से माइकल की ओर देखा। इतने लंबे समय बाद आखिरकार किसी को उसी शौक में दिलचस्पी हुई जो उसे था, आत्मा की विशेषताओं और आत्मा की शक्ति पर शोध। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, और भी छात्र जांच करवाने के लिए आ गए। हैरी, फ्लर्ट करना बंद करो और इधर आओ। हमें और काम करना है। नाराज महिला ने हैरी की खुशी को तोड़ते हुए कहा। ठीक है, हैरी ने जवाब दिया, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। हम संपर्क विवरण साझा कर सकते हैं। इस तरह जब आपके पास थोड़ा और समय हो तो हम सोल ट्रेट्स और सोल पावर के बारे में थोड़ी और बात कर सकते हैं, माइकल ने सुझाव दिया। माइकल के इस भव्य विचार को सुनकर हैरी के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। उन्होंने एक दूसरे के संपर्क विवरण का आदान प्रदान किया और उसके बाद वे अपने अपने रास्ते चले गए। कम से कम उसने अपने वरिष्ठों को ये तो नहीं बताया कि कुछ गड़बड़ है। माइकल ने अगले मूल्यांकन स्टेशनों की ओर बढ़ते हुए सोचा। उसे पूरा यकीन था कि सोल स्टार फ्रैगमेंट्स ही लेसर एनहेंसमेंट की इतनी अधिक सोल पावर का कारण थे। लेसर एनहेंसमेंट कोई सामान्य 2 स्टार सोल ट्रेट नहीं था। इसने जिन 3 सोल स्टार फ्रैगमेंट्स को अवशोषित किया था, उनमें दूसरे स्टार को पूरा करने के बाद अत्यधिक ऊर्जा थी। अत्यधिक ऊर्जा ने तीसरे तारे की नींव रखी, जो ये दर्शाता है कि यह सामान्य 2 स्टार सोल ट्रेट से अधिक शक्तिशाली था। दुर्भाग्यवश उसे ईगल आइज और लेसर एनहेंसमेंट दोनों को बाहरी दुनिया के सामने प्रकट करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ये काफी सरल था। एलिस ईगल आइज को पहले ही देख चुकी थी, इसलिए उसे इसे दिखाना ही था, अन्यथा एलिस उस पर शक करने लगती। सैफायर एक मिलिट्री अकादमी के मानकों को पूरा करने के लिए 3 स्टार सोल ट्रेट काफी दुर्लभ था। हालांकि माइकल खुद को दूसरों से बेहतर जानता था। उसे पता था कि भविष्य में वह लेसर एनहेंसमेंट का इस्तेमाल ज्यादा करेगा। इस बात की पूरी संभावना थी कि जब वह इसका इस्तेमाल ज्यादा करने लगेगा तो किसी को इसके बारे में पता चल जाएगा। स्टारनेट और प्रौद्योगिकी के युग में हर कोई किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता था जो कहीं पोस्ट या संग्रहित की गई हो। इसका सीधा सा मतलब यह था कि सबसे सुरक्षित सुरक्षा प्रणाली को भी हैक किया जा सकता था और उसकी जानकारी चोरी हो सकती थी। इस प्रकार माइकल ने यह खुलासा करके अपना जीवन आसान बना लिया कि उसके पास केवल 2 सोल ट्रेट्स हैं। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह और भी सोल ट्रेट्स छिपा रहा है, क्योंकि केवल उन्हीं 2 प्रकट सोल ट्रेट्स में बाहरी शारीरिक विशेषताएं थीं, जैसे उसकी चमकती आंखें और लेसर एनहेंसमेंट का सफेद आभा मंडल। स्पिरिट व्हिप एक अदृश्य हमला था जिसे देखा नहीं जा सकता था, इसलिए माइकल को इसके उजागर होने की ज्यादा चिंता नहीं थी। वह हमेशा कह सकता था कि उसकी किसी कलाकृति में मानसिक हमले का जादू है। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने एक्सट्रैक्शन को उजागर क्यों नहीं किया, तो 4 स्टार सोल ट्रेट बहुत ही शक्तिशाली था। वह एक्सट्रैक्शन के बारे में झूठ बोलकर इसे उजागर नहीं करना चाहता था, भले ही वह इसके विशेष लाभों के बारे में झूठ बोल सकता था। उसके झूठ गलत साबित हो सकते थे, और जैसे ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति को कुछ गड़बड़ का आभास होता, सच्चाई सामने आ जाती। एक्सट्रैक्शन को हाउस ऑफ विचरी में उसके पिछले लेन देन से जोड़ना यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत होगा कि एक्सट्रैक्शन एक असाधारण सोल ट्रेट था। अगर दूसरे लोग उसकी जगह होते तो शायद वे उन बातों के बारे में इतना नहीं सोचते जो माइकल को परेशान कर रही थीं। लेकिन माइकल को लगा कि उसकी चिंताएं जायज हैं और उसे सबसे बुरे हालात के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना होगा। भले ही यह सब करना जरूरी न हो, लेकिन अंततः यह एक सुरक्षा उपाय और उसकी चिंताओं को कम करने का एक साधन था। वह किसी बुरी घटना के घटित होने का इंतजार नहीं करना चाहता था और बस हर चीज के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहता था। इस तरह वह अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। इस तरह माइकल अपने क्षेत्र में लायन हॉर्स के आक्रमण जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोक सकेगा। माइकल का ध्यान अभी भी युवा कर्मचारी हैरी और आत्मा की शक्ति और आत्मा की विशेषताओं के बारे में उसकी कई बातों पर केंद्रित था। तभी माइकल को उसकी अगली परीक्षा के लिए बुलाया गया। चूंकि माइकल बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता था, इसलिए उसे जिम के दूसरी तरफ ले जाया गया जहां उसकी शारीरिक क्षमताओं का परीक्षण किया गया। उनकी फुर्ती, तेज गति, अधिकतम गति, ताकत, लचीलापन, संवेदन क्षमता और कई अन्य चीजों का परीक्षण किया गया। उसका स्कोर उसकी उम्र के अनुसार समायोजित किया गया था, ठीक उतने महीनों और दिनों के हिसाब से जितने समय में उसने पहली बार ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश किया था।
माइकल एक टिया एक लॉर्ड था जिसके पास कई कलाकृतियों से प्राप्त उच्च संवर्धन थे। अपने उन साथियों की तुलना में जो 1 या 2 महीने पहले ही ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश कर चुके थे, उसकी शारीरिक क्षमता कहीं अधिक थी। उनमें से अधिकांश अभी तक टिया 1 तक नहीं पहुंच पाए थे और न ही उन्होंने टिया 1 कलाकृतियों को अपने युद्ध प्रतीक से जोड़ा था। वे उससे कहीं अधिक उन्नत थे। पीक टियर 0 लॉर्ड्स और एडवेंचरर्स उतने ही तेज, बलवान और बुद्धिमान थे जितने कि मानव जाति के सबसे असाधारण अप्रशिक्षित एथलीट। यदि यह बात आपको साधारण लगे तो ये जानना आवश्यक है कि पीक टियर 0 अवेकेंड को वह हासिल करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी जो अप्रशिक्षित एथलीट दशकों तक अथक परिश्रम करके अपनी पूरी ऊर्जा और धन अपने शरीर को प्रशिक्षित करने, संतुलित आहार लेने और विशेष पोषण समाधानों का उपयोग करने में लगाते हैं। फिर भी इनमें से अधिकांश असाधारण एथलीट केवल 1 या 2 चीजों में ही अच्छे थे। आखिरकार एक पहलवान शायद ही सबसे तेज धावक का मुकाबला कर पाएगा। दूसरी ओर एक मोटा ताजा पीक टियर 0 अवेकेंड भी सबसे तेज धावक के खिलाफ जीत हासिल करने और अपनी कच्ची ताकत और गति से पहलवान को पछाड़ देने में सक्षम होगा। दूसरी ओर टियर 1 अवेकेंड एक अलग ही स्तर पर थे। टियर 0 अवेकेंड को अगले टियर से अलग करने वाली बाधा को पार करने का मतलब था कि उनकी क्षमता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। कोई भी अनअवेकेंड मानव कम से कम शारीरिक रूप से तो नहीं टियर 1 एडवेंचरर या लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता था। प्रथम श्रेणी के जीव ऐसे स्तर पर थे जहां एक मनुष्य के नश्वर शरीर की सीमाएं उनकी शक्तियों के सामने टिक नहीं सकती थीं। बेशक टियर 1 अवेकेंड पर लेजर गन से गोली चलाने से उसे घातक क्षति होगी और वह मर जाएगा। माइकल ने अपने नश्वर शरीर की सीमाओं को पहले ही पार कर लिया था। उससे जुड़े हुए कलाकृतियों के प्रभाव से उसकी चपलता मध्य स्तर के जागृत प्राणी के बराबर थी। यहां तक कि कुछ प्रथम स्तर के राक्षस भी उससे भागने पर उसका पीछा नहीं कर पाते। इस बीच उनके समग्र शारीरिक मानक निम्न मध्य स्तर एक जागृत के करीब थे। टाइगर फैंग और सिल्टैंग धनुष द्वारा उनकी दृष्टि को बढ़ाने के कारण उनकी प्रतिक्रियाएं सबसे मजबूत थीं। उनकी ईगल आइज द्वारा उनकी दृष्टि को निष्क्रिय रूप से मजबूत करने को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मूल्यांकन के दौरान उनके स्कोर को बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शारीरिक परीक्षण पूरे होने के बाद माइकल को ज्ञान परीक्षा के लिए ले जाया गया। उन्हें थोड़ी देर आराम करने या पसीने से भीगे कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला। कर्मचारी उन्हें सीधे एक छोटे से कमरे में ले गया जहां एक कुर्सी और एक मेज रखी थी। बैठ जाओ और अपने आसपास ध्यान दो, अगला टेस्ट जल्द ही शुरू होगा। कमरे से निकलने से पहले उस युवा कर्मचारी ने निर्देश दिया। बाहर जाते समय उसने दरवाजा बंद कर दिया और माइकल को एक धुंधले रोशनी वाले कमरे में छोड़ दिया। क्या वे यही चाहते हैं? आवेदकों को थका दें, उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दें और फिर क्या करें? माइकल थोड़ा असमंजस में था। उसने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई ये देखने के लिए कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। 1 या 2 मिनट के पूर्ण सन्नाटे के बाद ही उनके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई। एक लंबी नीली स्क्रीन पर दर्जनों प्रश्न प्रदर्शित थे जिनका उत्तर देना था। साथ ही एक उल्टी गिनती भी चल रही थी जो ये दिखा रही थी कि माइकल के पास उत्तर देने के लिए कितना समय बचा है। 58 मिनट 30 सेकंड शेष। क्या होलोग्राफिक स्क्रीन 90 सेकंड के बाद ही दिखाई देने के लिए निर्धारित थी, या यह मेरे कुछ समय तक चुप रहने के बाद दिखाई दी? माइकल ने सोचा। योग्यता मूल्यांकन से आवेदकों की उन विशेषताओं का कहीं अधिक परीक्षण होता प्रतीत हुआ जितना पहली नजर में लगता था। ये दिलचस्प था, लेकिन इससे भी अधिक सतर्क रहने और अपने आसपास के वातावरण का गहन अवलोकन करने का कारण बनता था। माइकल को ज्ञान परीक्षा से डर नहीं था। जब भी उसे थोड़ा खाली समय मिलता, माइकल एलिस द्वारा पहले से भेजे गए पाठ्यक्रम का लगन से अध्ययन करता था। इसके बावजूद व्यस्त रहने के कारण माइकल अपनी इच्छा से कम पढ़ाई कर पाता था। इसी वजह से वह सौभाग्यशाली था कि वह एक जागृत प्राणी था जिसका मस्तिष्क उसके युद्ध चिन्ह के माध्यम से परिष्कृत हो चुका था। वह हमेशा से ही तेज पाठक था और सामग्री को याद रखने में काफी अच्छा था, और युद्ध चिन्ह के परिष्करण से यह क्षमता और भी बेहतर हो गई थी। उन्होंने ज्ञान परीक्षा पूरी कर ली और उन्हें सूचित किया गया कि वे अगली परीक्षा तुरंत शुरू कर सकते हैं। ये परीक्षा भी एक छोटे, कम रोशनी वाले कमरे में आयोजित की गई थी। छोटे से कमरे की दीवारों पर कई प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीरें लगी हुई थीं। उनके नीचे इन दृश्यों का विस्तृत वर्णन लिखा हुआ था। वर्णन में हर तरह के राक्षसों, विदेशी जातियों और उनके स्थान का उल्लेख था। कुछ भूदृश्य ओरिजिन एक्सपेंस में थे जबकि अन्य बड़े बसे हुए ग्रहों पर पाए गए थे।
अगले 10 मिनट माइकल ने पूरी लगन से सब कुछ पढ़ा और याद किया, और मानो संकेत मिलते ही परिदृश्य और ग्रंथों की दीवारें गायब हो गईं। इसी दौरान होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया। कृपया आपको जो कुछ भी याद हो सब लिख लें। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक ऐसा परीक्षण है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आवेदक का दिमाग कैसे काम करता है और क्या वह कई जगहों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी याद रख सकता है, या क्या आवेदक बेतरतीब बकवास करेगा। माइकल को उम्मीद थी कि इस तरह की परीक्षा योग्यता मूल्यांकन का हिस्सा होगी। आखिरकार सैफायलेक मिलिट्री अकादमी योद्धाओं को प्रशिक्षित करने और युद्ध की तैयारी कराने का स्थान था। ये दार्शनिकों और शांतिवादियों को प्रशिक्षित करने का स्थान नहीं था। माइकल ने लिखना शुरू किया और जो कुछ उसे याद था सब लिख लिया। जब उसने लिखना समाप्त किया तो उसके सामने चित्रों और लिखित सामग्री की एक और दीवार आ गई। हालांकि इस बार चित्र और लिखित सामग्री अलग थे। दीवारों पर लिखे लेख अन्य भाषाओं में थे, जिनमें तृतीय युग की प्राचीन भाषा, मूल भाषा और विदेशी जातियों की भाषाएं शामिल थीं। चित्रों में कुछ जातियों के प्राणी और कुछ स्मारक दिखाए गए थे, जिनसे लेखों की विषय वस्तु के बारे में पर्याप्त संकेत मिलते थे। माइकल को अधिकांश विदेशी भाषाएं समझ में नहीं आती थीं क्योंकि वह केवल मूल भाषा पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा था, क्योंकि भावी जागृतों के लिए सीखने के लिए यही एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी। हालांकि वह चित्रों और विदेशी जातियों के अपने ज्ञान का उपयोग करके इन जातियों के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें लिख सकता था, जिनमें उनकी आदतें, विशेषताएं, कमजोरियां और उनसे लड़ते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे। वह आखिरी परीक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त कर पाएगा या नहीं। सौभाग्यवश उन्होंने परिणाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, एक कर्मचारी कमरे में दाखिल हुआ और वह माइकल को दूसरी मंजिल पर ले गया, जहां कई आवेदक बड़े खुले स्थानों में इंतजार कर रहे थे। आप उस कैफे में कुछ खा सकते हैं, स्टाफ सदस्य ने कहा और उस बड़े दरवाजे की ओर इशारा किया जिस पर फूड मॉन्स्टर्स लिखा हुआ था। उसके बाद कर्मचारी दूसरी जगह चला गया और माइकल को बाथरूम, शॉवर और वह जगह दिखाई जहां वह बाद में लड़ाकू सूट का अनुरोध कर सकता था। अंतिम मूल्यांकन शाम 4 बजे शुरू होगा। शुभकामनाएं। युवक ने माइकल को उस स्थान का संक्षिप्त परिचय दिया और चला गया। माइकल ने समय देखा और पाया कि उसके पास नहाने और कुछ खाने के लिए केवल 1 घंटा बचा है। हालांकि अंतिम मूल्यांकन शुरू होने से पहले इतना समय पर्याप्त से अधिक था। मूल्यांकन स्वतः स्पष्ट था, वास्तविक युद्ध। माइकल के पास तैयारी करने के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि वह अंतिम मूल्यांकन के लिए आने वाले अंतिम आवेदकों में से एक था। उसने जल्दी से स्नान किया, पेट भर खाना खाया और अपने आसपास के लोगों को गौर से देखा। उनमें से हर कोई सैफायलेक मिलिट्री अकादमी में प्रवेश पाने के लिए उसका प्रतिद्वंद्वी था। क्या 1 लाख आवेदकों में से बस इतने ही बचे हैं? माइकल ने सोचा। शाम के लगभग 4 बज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि प्रारंभिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। गोल्डन सन कॉलेज के जिम की दूसरी मंजिल पर 100 से अधिक युवा लड़के लड़कियां मौजूद नहीं थे। इसका मतलब ये था कि आवेदकों में से केवल 0.1% ही अंतिम मूल्यांकन तक पहुंच पाए। ठीक शाम 4 बजे सभी लोग खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। सैन्य वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति युवा आवेदकों के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसकी निगाहें 100 से भी कम आवेदकों की भीड़ पर घूमी और उसके दागदार चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। शुभ दोपहर प्रिय आवेदकों, उन्होंने भारी स्वर में कहा, मेरा नाम सिल्वरियन शील्ड है और मैं सैफायलेक मिलिट्री अकादमी में कई युद्ध प्रशिक्षकों में से एक हूं और मुझे आज वास्तविक युद्ध मूल्यांकन की निगरानी करने के लिए कहा गया था। सिल्वेरियन शील्ड ने भीड़ के सामने अपना परिचय देते हुए बेपरवाही का भाव दिखाया। ऐसा लग रहा था मानो वह यहां आना ही नहीं चाहता हो। फिर भी माइकल को अपने सीने में जकड़न महसूस होने लगी। प्रशिक्षक से निकलने वाला दबाव भयानक था और सिल्वरियन शील्ड कुछ भी नहीं कर रहा था। वह बस उनके सामने खड़ा था, एक हाथ जेब में रखे हुए। वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के नियम सरल हैं। हम छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेंगे और लड़ाई के आधार पर अंक देंगे। घर जाने से पहले प्रत्येक छात्र को 3 बार लड़ना होगा। कुछ दिनों में आपको सूचित कर दिया जाएगा कि सैफायलेक मिलिट्री अकादमी आपका आवेदन स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। जब सिल्वेरियन शील्ड ने अपनी व्याख्या समाप्त की तो कई जागृत लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। आमतौर पर अंतिम आकलन अलग अलग होता था। पिछले कुछ वर्षों में अंतिम मूल्यांकन हमेशा प्रशिक्षक के साथ लड़ाई के माध्यम से होता था, जिससे आवेदक की युद्ध क्षमता का परीक्षण किया जाता था। लेकिन इस बार उन्हें अन्य आवेदकों से लड़ना था।
अगर पूरी ताकत से लड़ने का नतीजा उनकी मौत हो जाए तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि कोई भी पीछे हटे, सिल्वेरियन शील्ड ने ऐसे कहा मानो वह कुछ आवेदकों के मन की बात पढ़ सकते हों। जैसे ही आवेदकों के मन में बात समझ में आई, वह शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, और जब उसने युवा जागृत लोगों के चेहरों पर भाव देखे तो उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले 10 मिनटों में कर्मचारियों ने खुले मैदान को कई अखाड़ों में विभाजित कर दिया। युवा जागृतों की लड़ाई में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त ताकत वाले रेफरी आ गए, और एक चिकित्सा दल ने सबसे खराब स्थिति के लिए एक छोटा चिकित्सा तंबू स्थापित किया। सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद पहले कुछ छात्रों को उनकी पहली लड़ाई के लिए बुलाया गया, और रेफरी ने वास्तविक मुकाबले का पहला दौर शुरू किया। माइकल ने शुरू में तो बड़ी दिलचस्पी से लड़ाइयां देखीं, लेकिन जल्द ही उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था कि उसके चेहरे पर दिख रहा थोड़ा सा उत्साह का भाव तुरंत ही गहरी फ्राउन में बदल गया। यह क्या है? उसने बुदबुदाते हुए कहा, जब उसने युवा जागृत लोगों को लड़ते हुए देखा। अगर इसे लड़ाई कहा भी जा सकता है तो माइकल को तो ये लड़ाई दो सबसे अच्छे दोस्तों के बीच एक दोस्ताना मुकाबले जैसी लग रही थी, जो कभी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। पहले दौर के युवा जागृत सैनिक अपने विरोधियों को पूरी ताकत से हराने और उन्हें अपंग करने, यहां तक कि उन्हें जान से मारने से भी बहुत डर रहे थे, और वे सुरक्षित खेल रहे थे। वे इस तरह ओरिजिन एक्सपेंस में जीवित कैसे रह पाए? माइकल ने घोर हैरानी से बुदबुदाया। राक्षसों को मारने के लिए वह पहले से ही खुद से घृणा करता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। माइकल ने अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकलकर सबसे पहले उन राक्षसों को मारा जो उसके क्षेत्र के लिए खतरा थे। अब उसमें इतना आत्मविश्वास आ गया था कि वह अपने क्षेत्र से दूर रहने वाले राक्षसों पर भी हमला कर सके। ऐसा नहीं था कि माइकल को उन्हें मारने का पछतावा नहीं था, लेकिन ओरिजिन एक्सपेंस एक ऐसी जगह थी जहां ताकतवर लोग कमजोरों को खाकर और भी ताकतवर बन जाते थे। चूंकि माइकल ताकतवर था, इसलिए उसने अपने से कमजोरों को खा लिया। सिल्वेरियन शील्ड और उनके सहायक भावहीन चेहरों के साथ उस दोस्ताना झड़प को देखते रहे। दोस्ताना नोकझोंक जैसी लड़ाई को देखते हुए उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, और माइकल धीरे धीरे समझ गया कि क्या हो रहा है। वे उन लोगों को अयोग्य घोषित कर रहे हैं जो गंभीरता से लड़ने से डरते हैं। क्या अन्य छात्रों से लड़ने का यही उद्देश्य है? ये पता लगाना कि कौन अच्छा सैनिक बन सकता है और आदेश पर दूसरों से लड़ सकता है, उन्हें अपंग कर सकता है, या यहां तक कि मार भी सकता है। फिर कुछ ऐसे मुकाबले भी होते थे जिनमें एक प्रतिद्वंद्वी दूसरे से कहीं अधिक शक्तिशाली होता था। ऐसे मामलों में ज्यादातर युवा जागृत योद्धा जो गंभीरता से लड़ने से डरते थे, अपने प्रतिद्वंद्वियों से बुरी तरह हार जाते थे। हालांकि ये तो सबको उम्मीद ही होनी चाहिए थी जब एक पक्ष संयम बरतता था जबकि दूसरा पक्ष हर हाल में जीतने के इरादे से पूरी ताकत से लड़ता था। मैं पीछे नहीं हटूंगा, माइकल ने खुद से कहा जब आखिरकार अखाड़े में प्रवेश करने की उसकी बारी आई। माइकल फैंग बनाम निकलास लिखोफेन, कृपया अखाड़े में प्रवेश करें और युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। अखाड़े में प्रवेश करने के लिए तैयार माइकल अचानक रुक गया। उसने खाली जगह में देखा और निकलास को पाया। निकलास लिखोफेन उसे घूर रहा था, उसकी आंखें फटी रह गईं। ये बेवकूफ फाइनल असेसमेंट तक पहुंच गया। मुझे लगता है कि यही उम्मीद थी, माइकल ने कंधे उचकाते हुए सोचा। निकलास लिखोफेन अंतिम मूल्यांकन तक पहुंचे या न पहुंचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माइकल को लगा कि रियल कॉम्बैट मूल्यांकन में निकलास लिखोफेन जैसे प्रतिद्वंद्वी का होना ही बेहतर है। उसे अपने पहले प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह हराने का पछतावा नहीं होगा। ये सोचकर माइकल अखाड़े में दाखिल हुआ और धैर्यपूर्वक निकलास का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि निकलास उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन निकलास लिखोफेन चुप रहा। वह दांत पीसते हुए माइकल को घूरता रहा। निकलास को तीरंदाजी प्रतियोगिता और माइकल के तीरंदाजी कौशल की स्पष्ट याद थी। उसे हारने का बहुत दुख था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे माइकल पर जुल्म का गुस्सा था। उसके अनुसार माइकल और कालेब ने प्रतियोगिता में उसके साथ धोखा किया था। उसकी हार और उसके बाद हुए अपमान के लिए वे दोनों ही जिम्मेदार थे। निकलास के हाथों में एक विशाल तलवार प्रकट हुई, और जैसे ही वह युद्ध की मुद्रा में आया, उसके ऊपरी शरीर पर नीले रंग का चमड़े का कवच आ गया। माइकल ने एक साथ ओनिक्स ड्रैगन आर्मर सेट और टाइगर फैन को प्रकट किया। उसने टाइगर फैन को अपने सामने रखा और युद्ध की मुद्रा में आ गया। भले ही निकलास मुश्किल से टियर 0 के अंतिम चरण तक पहुंचा हो, माइकल अपने प्रतिद्वंदी को कम नहीं आंकता। टियरलेस लॉर्ड्स के लिए टियर 1 के किसी को हराना संभव था। माइकल इसका सबसे अच्छा उदाहरण था।
उसकी सोलर ट्रेड्स, उसके आर्टिफैक्ट्स का संवर्धन और उसकी युद्ध क्षमता ने उसे टीयरलेस होते हुए भी टियर एक मॉन्स्टर से लड़ने में सक्षम बनाया था। मैं पीछे नहीं हटूंगा, कमीने, निकलास ने दांत पीसते हुए गाली दी। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी ईगल आइज को सक्रिय किया और अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाया। रेफरी ने दोनों पहलवानों को देखा और अपना हाथ उठाया। फिर उसका हाथ तेजी से नीचे गिरा और उसकी आवाज अखाड़े में गूंज उठी। झगड़ा करना। रेफरी की आवाज सुनाई देते ही निकलास तेजी से आगे बढ़ा। उसके पूरे शरीर पर कांस्य रंग की आभा छा गई और उसकी गति और भी तेज हो गई। माइकल की कलाकृतियां एक सफेद रोशनी से घिरी हुई थीं, जिससे उनकी बाहरी सुंदरता और भी बढ़ गई। उसने अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाया और तोप के गोले की तरह आगे की ओर छलांग लगाए। दो तलवारें हवा में विशाल चाप बनाती हुई निकलीं और खून चारों ओर फैल गया। लड़ाई शुरू होने के 1 सेकंड बाद एक हाथ हवा में लहराया और उसके बाद कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल ने जरा भी दया नहीं दिखाई। उसने पूरी ताकत लगा दी और तोप के गोले की तरह अखाड़े में तेजी से दौड़ते हुए एक ही हमले में निकलास की तलवार वाली भुजा को काट डाला। माइकल न केवल निकलास से एक स्तर ऊपर था, बल्कि उसके पास अपनी शक्ति को और बढ़ाने के कई अन्य साधन भी थे। निकलास की स्तरहीन कलाकृतियां और उसका 2 स्टार मार्शल ऑरा माइकल की गति और शक्ति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। टाइगर फैंग के तेज धार वाले ब्लेड ने उसके मांस, मांसपेशियों और हड्डियों को चीरते हुए उसे चीर डाला, जिससे वह केवल चीख ही सका। माइकल को उम्मीद नहीं थी कि निकलास इतनी आसानी से हार जाएगा। उसने निकलास की दयनीय हालत को घृणा से देखा और अपना सिर हिलाया। ये सोचकर दुख होता है कि मैंने तुम्हारे जैसे किसी को स्कूल में मुझे धमकाने की इजाजत दी, माइकल ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि केवल निकलास ही उसे सुन सका, इससे पहले कि वह रेफरी की ओर मुड़ा। मुझे लगता है कि आपको विजेता की घोषणा कर देनी चाहिए और उसके घाव का इलाज कर देना चाहिए, नहीं तो आप उसका हाथ नहीं बचा पाएंगे, उसने तटस्थ स्वर में कहा, हालांकि उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसकी आंखों में अपराधबोध या पछतावे का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसे इस समय कुछ भी महसूस नहीं हो रहा हो। माइकल फैंग ने लड़ाई जीत ली। रेफरी ने तुरंत कार्रवाई की। उसने चिकित्सा दल को बुलाया, साफ सुथरे ढंग से कटे हुए हाथ की ओर दौड़ा और उसे सौंप दिया, इस उम्मीद के साथ कि 4 स्टार हीलिंग कर्ट सोलट्रेट वाली अग्रणी डॉक्टर निकलास लिएखोफेन का इलाज कर सकेंगी और उसका हाथ फिर से जोड़ देंगी। रेफरी को पता था कि उसने प्रतिक्रिया देने में बहुत देर कर दी थी और माइकल के कुछ कहने से पहले ही उसे आवश्यक कदम उठा लेने चाहिए थे। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इतनी अचानक बिगड़ जाएगी। पहले की लड़ाइयों में शायद ही किसी को चोट लगी थी, इसलिए रेफरी ने थोड़ी देर कर दी। सौभाग्य से माइकल ने निकलास के दिल में वार नहीं किया, बल्कि केवल उसकी बांह काट दी। तकनीक की प्रगति और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा सकने वाले सोलट्रेट्स के कारण अंगों को फिर से जोड़ना कोई समस्या नहीं थी। दुर्लभ और उच्च श्रेणी के सोलट्रेट्स के उपयोग से खोए हुए अंगों के पुनर्जनन को भी प्रोत्साहित किया जा सकता था। इसी वजह से युद्ध के मैदान में हाथ पैर कट जाना एक सामान्य चोट मानी जा सकती थी। लेकिन वे अभी युद्ध के मैदान में नहीं थे और जागृत लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित सैनिक भी नहीं थे। उनमें से कुछ तो अपने विरोधियों से गंभीरता से लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे उन्हें घायल न कर दें। और यही कारण था कि वे युवा जागृत लोग भयभीत होकर माइकल को घूर रहे थे और अपने भाग्य को धन्यवाद दे रहे थे कि उनका सामना उस राक्षस से नहीं हुआ था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अगर उन्हें अखाड़े में माइकल का सामना करना पड़ा तो उनके साथ क्या होगा। यह विचार मात्र ही उनके मन में उथल-पुथल मचाने के लिए काफी था। उनकी आंखें कांपने लगीं और उनके पैर कांपने लगे। इसी बीच सिल्वेरियन शील्ड और उनके सहायकों ने युद्ध और उसके परिणाम के बारे में नोट्स बनाए। ऐसा लगता है कि वे एक ही स्कूल से आए हैं, सहायकों में से एक ने कहा। सहायक ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही माइकल और निकलास लिखोफेन के मूल्यांकन प्रपत्र खोल लिए थे। उसने गौर किया था कि दोनों लड़ाकों के बीच कुछ तनाव था। क्या ऐसा है? सिल्वेरियन शील्ड ने पूछा। उन्होंने दोनों लड़ाकों के मूल्यांकन प्रपत्रों पर भी एक नज़र डाली और कुछ महसूस किया। गोल्डन सन एक सिलोर हाई स्कूल के एलीट क्लास से ग्रेजुएट। उसका बैकग्राउंड बहुत साधारण है। माइकल फैंग, ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सिल्वेरियन ने धीरे से कहा। उसने कुछ सेकंड तक माइकल को गौर से देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये नाम उसे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जब उसकी नज़र टाइगर फैंग पर पड़ी, तभी उसे कुछ याद आया, या यूं कहें कि कोई व्यक्ति याद आया,
जिसे एक विशेष महाकाव्य कलाकृति में बहुत दिलचस्पी थी। क्या ये वही लड़का है जिसका उसने पहले जिक्र किया था? निकलास का इलाज 4 सितारा उपचार शक्ति से कर रहे चिकित्सक द्वारा किया जा रहा था। एक गर्म और सुखदायक प्रकाश ने निकलास के कटे हुए हाथ और बुरी तरह से खून बह रहे हाथ के ठूंठ को घेर लिया। कटे हुए स्थान पर नसें और मांसपेशियां फड़कने लगीं और निकलास दर्द से कराहने लगा। उस समय उसकी बांह बेहद संवेदनशील महसूस हो रही थी, और जैसे ही चिकित्सक ने कटी हुई बांह को वापस ठूंठ से जोड़ा, उसका दर्द और बढ़ गया। अन्य चिकित्सकों ने मांस और मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई मशीनों का उपयोग किया, जबकि कटी हुई नसों और मांसपेशियों को जोड़ने के लिए छोटी नैनो मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 10 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद निकलास का हाथ फिर से जोड़ दिया गया। चिकित्सा दल ने राहत की सांस ली और अपने द्वारा बनाए गए छोटे चिकित्सा तंबू में लौट गए। वे निकलास को अपने साथ ले गए और इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि उनका मरीज माइकल को घूर रहा था। निकलास दर्द और गुस्से में था, फिर भी वह माइकल से कुछ नहीं कह सका, जिसकी आंखें उसकी आत्मा की गहराई में उतर रही थीं। वह डरपोक बच्चा जो निकलास के सामने सहम जाता था, अब गायब हो चुका था। अब माइकल उस युवक की आंखों में चुनौती भरी निगाहों से देख रहा था जिसने उसे स्कूल में तंग किया था। लेकिन निकलास माइकल की तीखी निगाहों को और सहन नहीं कर सका। निकलास चुप हो गया और चिकित्सा दल के साथ मेडिकल टेंट में चला गया। जब ये भीषण मुकाबला चल रहा था, तब बाकी सभी प्रतिभागी एकदम शांत हो गए थे। अखाड़े में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक क्षण में बाकी लड़ाके भी लड़ना बंद कर दिए। उन्होंने मुड़कर देखा कि क्या हुआ है, और उनके सामने एक भयावह दृश्य प्रकट हुआ। मैदान में भारी मात्रा में खून फैल गया था। ये देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनकी आंखें भी सदमे से चौड़ी हो गईं। क्या उनके बगल में किसी राक्षस ने तबाही मचाई थी? इन लोगों को एक साथ क्यों रखा गया है? लड़ाकों में से एक ने इतनी जोर से पूछा कि सभी को सुनाई दे, लेकिन किसी ने भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वास्तविक युद्ध मूल्यांकन निष्पक्ष था और इसमें समान आयु के जागृत व्यक्तियों को एक साथ आमने सामने खड़ा किया गया था। जागृत व्यक्तियों ने उत्पत्ति विस्तार में लगभग समान समय बिताया था और वे ये प्रदर्शित कर सकते थे कि उस अवधि में उन्होंने कितनी प्रगति की है। Of course, everyone had different starting points. Some received special training for more than a decade before they turned 18, and a massive pile of resources, while others started from scratch when they first entered the Origin Expanse. The only luck factor inside the Origin Expanse was related to the territory's location and what summon you would obtain from the Fortune Summoning Scroll. However, it didn't change the fact that ordinary people would have fewer resources when they started their journey in the Origin Expanse. They lacked artifacts, summoning scrolls to expand their population, and various techniques which ordinary awakened could not afford for themselves and their subjects. Ordinary awakened would struggle in the beginning while descendants of bigger families would have a head start. The more subjects they possessed, the stronger their soul trait would be. Simultaneously, with more and stronger subjects, it was easier to hunt. That resulted in more energy shares from more monsters that had been hunted by their subjects. Even if their links of loyalty were not firm, the massive advantage of lords with connections and backing was not to be underestimated. However, Michael was younger than Nicholas, and he didn't have a wealthy family backing him secretly. Yet, he had managed to overpower Nicholas and crippled him with a single strike. It seemed that a dark horse had appeared in the midst of the real combat assessment and that it was thirsting for blood. While the other participants stared at him in shock, Michael left the arena calmly. He had won the first battle in the blink of an eye and showed clearly that he was not afraid of shedding blood. His gaze traveled through the large open space, taking in the terrified faces of the other combatants before his eyes landed on Silverian Skyle. The combat instructor returned his gaze before he turned back to the arena. The real combat assessment had to continue. There was no time to waste. Hey, sorry for bothering you, but I saw your fight and heard someone talk about you before. A skinny young man approached Michael with an amiable smile. Nicholas was the only one from his class, so technically nobody was supposed to know him. However, when he saw where the skinny man was pointing, he could only frown. What are they doing here? Is it true that you don't have a backer and that your entire strength comes from your great luck? Tarankan. If